प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि देश में लोकतंत्र पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य में चुनाव आयोग भी शामिल हो गया है। लोकतंत्र के समक्ष यह खतरा बड़ा है। इस स्थिति को हमें समझना होगा। वे आज यहां स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 3 दिवसीय भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के अंतिम दिन पहले सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो हमें आलोचना सहने की आदत होना चाहिए। भारत में हम आज के हालात पर नजर डालें तो स्मरण होता है कि 1947 में देश की आज़ादी के समय पर देश में लोकतंत्र या एक तंत्र को लाने का विकल्प मौजूद था। उस समय पर लोकतंत्र लाना पसंद किया गया। देश की जनता को एक समान अधिकार दिया गया। उस समय पर विश्व के कई विकसित देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन भारत में दिया गया। इस समय एक नेशन एक इलेक्शन की बात की जा रही है। मैं कहता हूं कि एक कानून का पालन क्यों नहीं किया जाता है। हाल ही में सरकार के द्वारा जो वक्फ संशोधन अधिनियम लाया गया है, हाल ही में सरकार के द्वारा जो वक्फ संशोधन अधिनियम लाया गया है वह भेदभाव को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि जब हिंदुओं के धर्मस्थल की व्यवस्था में कोई गैर हिंदू नहीं हो सकता, ऐसे ही दूसरे धर्म में भी सरकार ने प्रावधान कर रखा है, तो फिर वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है। देश के हालात की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि हमें देश में लोकतंत्र को जीवित रखना है तो निष्पक्ष चुनाव आयोग होना चाहिए। यदि चुनाव आयोग पक्षपात के साथ काम करेगा तो स्थिति बदल जाएगी। आज हालात यह है कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों को मिलने का समय नहीं देता है। हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर तैयार किए गए मेमोरेंडम को रिसीव नहीं किया जाता है। चुनाव के समय पर मतदाता सूची नहीं देते हैं। इस बारे में जब सवाल उठाया जाता है तो उसका भी कोई जवाब नहीं आता है। देश में निष्पक्ष चुनाव होना आवश्यक है। हर मतदाता का यह अधिकार है कि वह मतदान करे। वह जिसे वोट दे रहा है वह वोट उसी को मिले और उस वोट की बराबर गणना हो। उन्होंने कहा कि मशीन पर मुझे भरोसा नहीं है। इस समय विश्व के जिस भी देश में ईवीएम मशीन का उपयोग किया जा रहा है वहां पर यह बात पब्लिक के बीच में रख दी गई है कि इस मशीन में कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। भारत में हम कई बार पूछ चुके हैं, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि इस मशीन में कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। हाल ही में अमेरिका की ओर से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस मशीन में होने वाले चुनाव निष्पक्ष नहीं है। मेरा कहना है कि मतपत्र पर चुनाव होना चाहिए। वीवीपैट मशीन की स्लिप की गणना की जानी चाहिए और यह स्लिप मतदाता को दी जानी चाहिए और वह एक सील की हुई पेटी में इस स्लिप को डाले। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब मतपत्र से मतदान होता था तो उस समय मतदान केंद्र पर कब्जा किया जाता था और मतपेटी लूट ली जाती थी। अब जो ईवीएम की कैप्चरिंग हो रही है वह क्या है, किसी को नहीं दिखती है। इस समय देश में लोकतंत्र में कब्जा करने का प्रयास हो रहा है। इस प्रयास में इलेक्शन कमीशन भी पार्टी बन गई है और यदि सरकार में साहस है तो उसे इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। हम लोग 2047 की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उस समय तक देश में लोकतंत्र रहेगा या एक तंत्र रहेगा, यह कहना अभी संभव नहीं है। यार उसको मजबूत रहने की जरूरत है। स्कूल कमजोर हो जाता है तो स्टूडेंट कमजोर हो ही जाता है। भारतीय पत्रकारिता महोत्सव अनुष्ठान है जिसने देश भर में अपनी एक अलग छाप बनाई है और स्टेट प्रेस क्लब्स के माध्यम से आयोजित अपने 17वें सत्र में हम सब के बीच उपस्थित एक ऐसे कुशल राजनेता, विजन बेस्ड पॉलिटिक्स के माध्यम से लोकतंत्र के तीसरे पिलर को मजबूती देने वाले, मैं बहुत विशेष रूप से उनकी प्रशंसा, कई सारे कामों की तो मैं प्रशंसा नहीं करता हूं, लेकिन एक काम की हमेशा प्रशंसा है और पंचायतों को संविधान में दर्जा मिला तो देश में केवल एक राज्य है मध्य प्रदेश जिसका पंचायती राज और नगरीय निकाय का कानून, जिसको हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट या पंचायत राज अधिनियम कहते हैं, उसको सबसे अच्छा ड्राफ्ट करके किसी प्रदेश ने अगर लागू किया तो वो मध्य प्रदेश ने किया। इसके लिए मैं दिग्विजय सिंह जी की आज नहीं हमेशा प्रशंसा करता हूँ। मैंने अभी हमारे नगर निगम के सदन में भी ये बात कही थी। तो ऐसे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह जी
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सम्माननीय गौतम जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब तक ही काम करता है जब तक उसमें आर्टिफिशियल फीडबैक होगा। जैसे ही उसमें कोई नेचुरल फीडबैक जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करना बंद कर देता है। अगर आपने किसी रोबोट को हरी थैली में सामान भरने के लिए कहा है तो वो लाल थैली लेना बंद कर देता है। यदि किसी बैंकिंग सिस्टम में आपने किसी ऐसे व्यापारी की जानकारी डाली है कि ये प्लास्टिक से बेचा हुआ जो इसका पैसा है उसको खाते में एंटर किया जाए, गलती से उसके पास किसी और तरीके से पैसा आ जाए तो उसकी एंट्री उसके खाते में नहीं होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियली काम करता है, प्राकृतिक रूप से काम नहीं करता है। इसलिए इससे बहुत घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात हम सबको ये बहुत बारीकी से समझनी पड़ेगी कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में क्यों हैं। 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल और केवल उन देशों की प्लानिंग है जो दुनिया के हर आदमी पर नज़र रखना चाहते हैं। वो क्या कर रहा है, वो क्या खाता है, क्या सोचता है और वो अपने जीवन में आगे क्या करना चाहता है। तो पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए डेवलप हुआ था कि यदि दो देशों के बीच में युद्ध हो तो दूसरी सेना क्या करने वाली है इसकी जानकारी इंटेलिजेंस से हमको मिलती रहे। लेकिन अब कौन से लोग किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उसकी जानकारी निकालकर कंपनीज अपना डाटाबेस तैयार करने का काम कर रही हैं। इसलिए इस इंटेलिजेंस के आधार पर जो डाटा चोरी हो रहा है वो हमारी सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। लेकिन चूंकि इस सिस्टम को भी मनुष्य ने डेवलप किया है तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब मोबाइल आए थे तब भी कहा था कि बहुत नुकसान होने वाला है। जब कंप्यूटर आया था तब भी ये कहा गया था कि लोगों की नौकरी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका सदुपयोग करके हम अपने विचार को कितना प्रभावी रूप से लोगों के बीच ले जा सकते हैं, केवल इसकी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा सदुपयोग 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जब उन्होंने देश के एक एक नागरिक के मन में नई तकनीक का, जिसको हम कहते हैं नित नूतन चीर पुरातन, और लोगों के मन तक उस भाव को पहुंचाने का काम किया है। किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी हो आती रहेगी, क्योंकि जब समय बदलता है तो नई नई चीज़ें आती हैं और उसके साथ अपने को सामंजस्य बिठाने की भी ज़रूरत होती है। हम जिस दौर में पत्रकारिता में आए उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगे आ रहा था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उदय हो रहा था। लेकिन उससे पहले जो प्रिंट मीडिया था, जो पत्रकारिता का मुख्य स्तंभ था, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत ही सशंकित नज़र से देखता था। और सभी ये मानते थे कि जिसने प्रिंट मीडिया में काम नहीं किया या जिसको प्रिंट की समझ नहीं है, जिसको लिखने और सोचने की समझ नहीं है, शायद वो लोग हल्के फुल्के अंदाज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहे हैं। लेकिन उस दौर में हम लोगों ने मेहनत करके ये साबित किया कि नहीं, उस जिसको लिखने पढ़ने और पत्रकारिता के गूढ़ पहलुओं को आगे ले जाने की समझ है, वो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आकर अपनी जगह बना सकते हैं। और धीरे धीरे लगभग 20 साल 25 साल लगे, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना एक स्थान बना चुका है। लेकिन जहाँ पर वो उसका उच्च स्थान था वहाँ से अब वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा है। उसके स्थान में उसकी जो ऊंचाइयाँ थी, उसकी जो आदर्श मानदंड थे, वो धीरे धीरे मेरे हिसाब से कुछ कम हो रहे हैं। और पत्रकारिता जब उस लेवल पे पहुंची तो मैंने देखा कि एक नई टेक्नोलॉजी आई सोशल मीडिया की। जब हम 2009-10 में पत्रकारिता कर रहे थे, उस वक्त एक नया ट्रेंड आया था
उस वक्त NDTV और बहुत सारे ऐसे बड़े चैनल्स थे, वो सिटीजन जर्नलिज्म को प्रमोट कर रहे थे और वो पार्लियामेंट में जाने नहीं दे रहे थे, सबको नहीं, मतलब जो लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश कैरियर जिसको कहा जाता है, 25 साल के ऊपर जो पत्रकारिता किया, पार्लियामेंट कवर किया, उनको एक कार्ड दिया जाता था लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश। उसको अलाउ अभी किया है, अभी इस बजट सेशन से सभी को अनुमति मिला है, सब जा रहा है। लेकिन सेंट्रल हॉल में जाके वो पुराना जो हम देखते थे, सबसे गपशप करते थे, वो नहीं हो रहा था। उसमें बहुत सीरियस चर्चा होता था, गॉसिप भी होता था। तो उम्मीद है कि कभी ना कभी एक दिन हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, अभी भी ये प्रेस पत्रकारिता का आज़ादी का जो झंडा बुलंद कर 5,500 मेंबर, साथ साथ आप लोगों को शुभकामनाएं से आज जो प्रतिष्ठान की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जो हमारा संविधान अधिकार देते हैं 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो आज़ादी का प्रेस क्लब ऑफ इंडिया बचा के रखे हैं। हम उसी के साथ ही जोड़ते हैं, जैसे इंदौर प्रेस क्लब है, वो भी उसी आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं। जिस आइडियोलॉजी में जो विश्वास करते हैं, उनके साथ ही हम संपर्क बना के रखते हैं, उनके साथ ही मिल के हम अभी तय करना है कि एक एपेक्स बॉडी बनाया जाए, ताकि हम मिल के देश का जो पत्रकारिता का जो समस्या है, जैसे कल भी महोत्सव की समापन बेला में आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एक विशेष सत्र को संबोधित किया, जिसमें AI के साथ साथ उन्होंने देश में जो एक नेशन एक इलेक्शन पर अपने अपने विचार रखे। और मुझे खुशी है कि दोनों ही वक्ताओं ने अपने अपने तर्कों के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी कि देश में एक साथ चुनाव क्यों होना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी ने ये बात रखी है कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, उसके पक्ष में उन्होंने अपनी बातें करी। और शाम के सत्र में परम पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज और मोहम्मद अजहरुद्दीन जी की आतिथ्य में हम लोगों ने मध्य प्रदेश से सरोकार रखने वाले 11 वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया है।